तो कैसे हैं आप सब। मैं जोया, वेलकम टू माय चैनल। और हम आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 क्लियर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो चुनाव क्या होता है और प्रतिनिधित्व क्या होता है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम जाया करे पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए अगर, और जो भी मैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो क्वेश्चन बताऊं उसको लिख लेना, क्योंकि वीडियो में इंसान फिर भूल जाता है बाद में और फिर याद रहना रहे। इससे अच्छा तुम लिख लोगे तो एक ना एक बार उसे देख ही लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भारत में चुनाव व्यवस्था। ठीक है, कि भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है, क्या है और किस तरह से होती है। ठीक है, तो हम चुनाव व्यवस्था पढ़ते हैं यहाँ से। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है। ठीक है, इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं। ठीक है, इसके लिए जो चुनाव के लिए बहुत से नियम और कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, जिन्हें हमें लागू करना चाहिए और अपनाना चाहिए अपने डेली रूटीन में। ठीक है, ये बताया गया है, जैसे कि इंसान वोट कैसे देगा, किस तरह से देगा, चुनाव में क्या क्या परेशानी आएंगी, उस परेशानियों को कैसे हल किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम चुनाव के समय याद रखते हैं। ठीक है, और कितनी पुलिस फोर्स खड़ी हैगी, ये सारी चीज़ें चुनाव में आती है। क्या क्या समस्या है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसी के इच्छा पर ही तय किया जाता है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यवस्थित करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है। कुछ नियम छोटे खिलाड़ियों दलों की मदद मिलती है। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाती है, तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देती है। ठीक है, तो हम इसमें यही समझने वाले हैं कि चुनाव क्या। देखिए, सबसे पहले एकदम कहते हैं ना कि सिंपल वर्ड में हम जानना चाहें तो चुनाव क्या है। देखिए, चुनाव वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और लोकतांत्रिक को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये है चुनाव की सिंपल डेफिनेशन। तो हम अब पढ़ेंगे जो सबसे आगे वही जीते, यानी ये चुनाव का एक श्लोक है। सिंपल वर्ड में मैं आपको ये बता दूं कि इसका कहना ये है कि जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो ही जीतेगा। ठीक है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा सीटों की होगी वो ही देश का क्या बनेगा, नेता बनेगा। ठीक है, यही बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 में लोक सभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुछ सीटों में से 80% में भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसे सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से आपको क्या पता चला। देखिए,
यही बताया गया जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, जिसको ज़्यादा सीटें मिलेगी, उसको ही क्या करेगा, वही उसी प्रतिनिधित्व को चुना जाता है जीत के लिए, वही जीतता है। यही बताया गया है इसमें, जो जीता वही सबसे आगे, वही वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को चौथे सीट मिली। ठीक है, हाँ, कांग्रेस पार्टी को कौन सी सीट मिली थी? चौथी सीट मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तव में नहीं, नीचे दिए गए तालिका में हम ये देखेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें प्रतिशत वोट मिले। इसका अर्थ हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोग मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक जीत मिली। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। देखिए, इसमें यही बात है, मैंने आपको बताया है कि अगर जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा, वही क्या बनेगा, प्रतिनिधित्व बनेगा। ठीक है, वही चुनाव जीतेगा, इसमें यही बताया गया और कुछ खास नहीं है, ध्यान से समझें। पूरे देश को 546 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उन्हें निर्वाचित क्षेत्र में से जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि हर अलग अलग क्षेत्र में से क्या करा जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है और वो जब उनमें से जिस प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिलता है उस प्रत्याशी के प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, निर्वाचित क्षेत्र में निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी समुदाय से संबंधित रखता हो, उसको चुनाव लड़ने का हक है और उसको अपनी तरह से अपने वोट को देने का, लेने का हक है। ठीक है, वो अपनी तरह से प्रचार कर सकता है, अपने हिसाब से क्या कर सकता है, लोगों को इकट्ठा कर सकता है और वो चाहे तो वो अगर वो प्रत्याशी है तो किसी भी अपना चुनाव चिन्ह जारी कर सकता है और अपने साथ वो किसी को भी अपना टिकट दे सकता है अगर वो प्रत्याशी खुद पर निर्भर है। यानी ये आए दिन देख लीजिए, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपना अगर टिकट किसी को भी दे सकता है, किसी को प्रत्याशी को भी किसी क्षेत्र में से वो खड़ा कर सकता है, वो उसका खुद का निर्णय होगा। क्योंकि वो प्रत्याशी है। और अगर हमारे देश में कितने ही नेता, जैसे कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुई, आम आदमी पार्टी हुई, अगर इनमें से सबसे ज़्यादा जिसको वोट दिया जाता है उसी प्रत्याशी को चुना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजय प्रत्याशी के लिए यह जरूरी है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। ठीक है, इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते, यानी प्रणाली पास फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। या तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि पास द पोस्ट का सिस्टम किसे कहते हैं या किसे कहते हैं वो बताइए, या फिर कहा जाएगा कि जो जीता वही सबसे आगे वही जीते। यह प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में भी अगर आपको पूछा जाए तो आपको यही लिखना है कि जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी समुदाय से संबंधित रखता हो, उसको जीत हासिल होती है, उसे ही चुनाव में सीट ज़्यादा बहुमत
प्राप्त होती है उसे ही जीत विजेता कहा जाता है। इसी को कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वही जीता है। ठीक है, यही इसका कहना है और कुछ नहीं। इतना समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाते हैं वही विजय होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल अभी ये बताया कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है वही विजय होता है, और उसे ही क्या कहते हैं, जो जीता वही सबसे आगे। ठीक है, जो सबसे आगे वही जीते, ये बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस बहुलवादी व्यवस्था, इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, आपसे पहले बोल दिया जाएगा जो सबसे आगे वही जीते, या बोले पास द पोस्ट, या तो फिर कहेगा बहुलवादी व्यवस्था। इन तीनों में से कुछ भी आए, आपको यही लिखना है जो मैंने अभी डिफाइन किया है और अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, कोई गलती मत कर देना, आपका मार्क्स कट जाएगा। बहुत इजी चीज़ है। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। दोबारा ना समझ में आया तो मुझसे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कोई भी अगर कुछ भी छूट गया हो तो मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप सबको समझाने की, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करती है। ठीक है, अब संविधान क्या करती है, उसी चीज़ को स्वीकार करेगी। ये नहीं कि हाँ आपको कम नंबर मिला तो आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार्क्स आती है वही जीतता है। ये तो नहीं कि हाँ हर बच्चा पास हुआ तो हर बच्चे को फर्स्ट बना लेंगे, या किसी का कम नंबर है तो फर्स्ट बनाएंगे। नहीं, जिसका ज़्यादा नंबर है उसी को क्या करते हैं, फर्स्ट बनाते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा अनेक प्रत्याशी जीते, उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशियों का प्राप्त 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं, क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए किसी पार्टी को प्रत्याशी निर्वाचित क्षेत्र में 25% वोट मिले, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिले। उस प्रत्याशी को केवल 50% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत नहीं सकता। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? यानी अगर मान लीजिए आपको कम वोट मिला है, ठीक है, तो और कोई और है जिसको आपसे भी कम वोट मिला है, तो ये नहीं कि आपको पूरी सीट मिल जाएगी। इसमें बनती है बहुमत की सरकार। यू नो दैट बहुमत सरकार वो होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सभी वोट तो सबको मिलता है, कभी इसको मिल जाता है कभी इसको मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना वोट नहीं मिलता। तो क्या करते हैं, उस वक्त बहुमत की सरकार बनाया जाता है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये भी इजी है। ठीक है, समान अनुपात में प्रतिनिधित्व को चुनना। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं टाइम जाए किए बिना। देखिए, विभिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। ठीक है, इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद से उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोट में हिस्सा मिलता है। आगे बॉक्स देखें। अब मान लीजिए कि हमको मिला वोट 25% वोट मिला, तो उसके अनुपात में ही हमें क्या मिल जाएगा, सीटें भी दे दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ मैंने बताया ना अभी
कि बहुमत की सरकार बनती है उसमें। जैसे बहुमत की सरकार भी बनी तो कुछ किसी को मिलेगा 10, किसी को मिलेगा 20, किसी को मिलेगा 30, ठीक है। तो जिसको 30 मिला है उसके अनुपात में उसको सीट दे दी जाएगी, जिसको 10 मिला है उसको अनुपात में उसको सीट दे दी जाएगी। बस ये बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पार्टी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव के इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी ये बताया गया है कि जब चुनाव से पहले क्या होता है, प्रत्याशियों को एक सूची दिया जाता है, ठीक है। उस सूची के अनुसार ही अगर जो वोट जितनी भी सीटों का, तो उसको क्या करते हैं, उसमें से ही लोगों को चुनते हैं और इस नियम को कहते हैं समानुपातिक प्रणाली, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रणाली में से किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत उसे वोट मिली है। यानी जितना उसने वोट लिया उसके अनुसार उसको वो क्या मिलेगा, सीट। इतना समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समानुपाती प्रतिनिधित्व को दो प्रकार होते हैं। कुछ देश ऐसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। दूसरा तरीका अर्जेंटीना व पुर्तगाल में देखने को मिलता है कि जहां पूरे देश बहुमत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उसके नाम होते हैं, जिसकी प्रांतियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में से चुना जाता है। इन दोनों ही रूप में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देती है, ना कि उनके प्रत्याशियों को वोट देती है, ठीक है। एक पार्टी किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीतने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र के सीटें दे दी जाती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है, ठीक है। देखिए वही बात इसमें बताई गई है कि देखिए जितना हमें वोट मिलेगा उसके अनुपात में ही क्या मिलता है, सीट मिलती है, जिसे हम समानुपातिक कहते हैं। दूसरा इसमें ये भी बताया गया है कि जो वोट मिलता है तो वो प्रत्याशियों को निर्वाचित उस पे नहीं मिलता, दलों पे नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को देख के मिलता है। यानी देख लीजिए, हमें नहीं पता होता कि हमारे क्षेत्र में से कौन खड़ा हुआ है,
लेकिन हम क्या चिन्ह को देखते हैं, ये बीजेपी की है, ये आम आदमी की पार्टी है, या वो कहती है, हम उसको देखकर वोट देते हैं। यानी इसमें यही बताया गया है कि राजनीतिक दलों को देखकर, राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव वोट दिया जाता है, मिलता है, ना कि किसी एक व्यक्ति पे। इतना समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए कि हमें नहीं पता होता कि हम हमारे क्षेत्र से कौन खड़ा है, लेकिन इतना पता है कि हाँ वो आम आदमी पार्टी का है। हम नहीं जानते वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, नहीं है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी से है ना, बस हमने वोट दे दिया। हम ये नहीं सोचते कि क्या है कैसा है, नहीं, हम वोट दे देते हैं। उसे ही वही बताया गया है इसमें कि राजनीतिक दलों को हम देखकर वोट देते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। तो अब जो ना समझ में आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार देखिए, लेकिन आपको कोई चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया वो आशा करती हूँ कि आप सबने लिख लिया होगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो पार्ट 2 होगा इसका, ठीक है। और कुछ ना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।